यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने जो है मतलब फसल उत्पादन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताया था। इसमें मैंने 3 पॉइंट के ऊपर समझा रहा था। एक तो पहले मैंने बताया था पोषक प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, और एक बताया था दूसरा बताने जा रहा हूं सिंचाई के बारे में यानी इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई फसल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो मैं ये समझाऊंगा कि भारत में जो है सिंचाई की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। भारत में वैसे तो पानी के अनेक स्रोत हैं और यहाँ की जलवायु भी विभिन्न प्रकार की है। इन सर्कमस्टेंस में यानी इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां जो होती हैं वो पानी के स्रोत के उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। यानी किसी जगह जहां गंगा जी बह रही है जैसे उत्तर प्रदेश में है तो वहां एक स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि हम वहां कैसे सिंचाई करें। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें या पानी के स्रोत कम हैं तो मतलब सिंचाई की जो भी विधियां हैं वो पानी के स्रोत की मौजूदगी के आधार पर अपनाई जाती हैं। अब इसमें जो कुछ योजनाएं मैंने लिखी हुई है, वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स लिफ्ट सिस्टम, और तीसरा लिखा हुआ है मैंने इसको मैंने वेल्स। अब वेल्स में कुएं से भी सिंचाई होती है। इसका मतलब हुआ खोदे हुए कुएं, खोदे हुए कुएं। अब ये वेल्स में यानी कुआं दो प्रकार से सिंचाई होती है, एक खोदे हुए के द्वारा और एक ट्यूबवेल्स यानी कि नलकूप के द्वारा। इन दोनों के द्वारा पानी बाहर निकलता है और वो सिंचाई का साधन बनता है। हम ये कह सकते हैं कि कुएं जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक खोदे हुए कुएं और दूसरे नलकूप यानी ट्यूबवेल। अब खुदा हुआ कुआं हो तो भूमिगत जल जो है स्थलों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। यानी कुआं हमने खोद दिया उसके अंदर पानी एकत्रित होगा और नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। यानी अगर कुएं भी खुद गए हैं, अगर गहरा ज्यादा है तो उसको ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर उस पानी को सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। दूसरी आती है नहरें। ये सिंचाई के साधन है नहरें। अब नहरें तुमने देखा होगा, यहाँ नहरें इतनी नहीं हैं। तुम पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार चले जाओ तो वहां नहरें इतनी हैं कि वहां वो सिंचाई का एक विस्तृत व्यापक तंत्र है। एक वाइड सिस्टम है जहां से कि खेतों की सिंचाई होती है। अब इसमें पानी भी क्या है, एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। नहरों में पानी कहां से आता है, या तो किसी बड़ी नदी से लिंक होती है वो नहरें, या फिर उनमें पानी जो पहुंचता है वो तालाबों के द्वारा, या जलाशय बड़े बड़े हैं उनमें नदियों से पानी अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से भी ब्रांचेस निकलती हैं, यानी छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी नहरों से। तो मतलब छोटी शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। तीसरा सिस्टम आता है जो सिंचाई का है, नदी जल उठाव प्रणाली। तीसरा क्या है, नदी जल उठाव प्रणाली। यानी ये भी एक सिंचाई का साधन है। हालांकि रिवर लिफ्ट योजना, ये लिफ्ट शब्द जो है उठाव के लिए ही आया है। तो इसके द्वारा हम पानी को कैसे बाहर निकालते हैं और सिंचाई कैसे होती है। तो अगर हम एरिया में देखें कि जलाशय यानी पॉन्ड्स जो होते हैं, तालाब जो होते हैं,
कम पानी मिलने के कारण क्या होता है, नहरों का बहाव अनियमित या अथवा अपर्याप्त, इनसफिशिएंट या इरेगुलर होता है। वहां जल उठाव प्रणाली जो है यानी कि रिवर लिफ्ट योजना जो है वो अधिक उपयोगी है। जैसे तुमने देखा होगा कि ये जो इंदिरा कैनाल है, इंदिरा नहर है, वहां पर ये सिस्टम ज्यादा काम करता है। कौन सा, जल उठाव प्रणाली का। तो नदियों के किनारे जो भी स्थित खेत होते हैं वह सिंचाई करने के लिए सीधे ही किससे कनेक्ट हो जाते हैं, उन नहरों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अब लास्ट में आता है टैंक या पॉन्ड्स। तो छोटे छोटे तालाब जो होते हैं वहां क्षेत्रों में बहते हुए पानी को मतलब क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। यानी यहाँ क्या होता है, टैंक में या तालाब में क्या होता है, बहते पानी को एकत्र कर लेते हैं। अब बहने पानी को जब एकत्र हो जाएगा तो उस पानी को जो है सिंचाई के काम में लेते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं तो सड़कों के किनारे वो मतलब छोटे छोटे गड्ढे खोद लेते हैं, ये गड्ढे बना लेते हैं, पेड्स। अब जब बरसात होती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है। तो वो भी एक तालाब का एक छोटा बहुत संक्षिप्त रूप है, लेकिन मतलब जो है पानी जब एकत्रित हो जाता है तो वो सिंचाई के काम में ही आता है। अब सिंचाई के लिए पानी की अगर उपलब्धि हमें बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए जैसे और भी बातें हैं, जैसे बरसात के पानी को हम एकत्रित कर लें, जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बहता हुआ पानी है वो स्टोरेज हो जाएगा। अब अगर मान लो ऐसे कई तालाब बना दिए तुमने और सभी में क्या हो गया, पानी आ गया, तो पानी जो है वो जमीन के अंदर जाएगा। तो इससे मतलब क्या होगा, भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा में वृद्धि। अगर हम ऐसे ऐसे अनेक छोटे छोटे तालाब बना दें, इसमें भी पानी आ गया तो यहाँ की जमीन के नीचे भी पानी रिसता हुआ भूमिगत बनेगा, यहाँ के तालाब का भी पानी भूमिगत हो जाएगा। तो भूमिगत पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मतलब वो जो है कुएं में काम में आएगा, कुएं बन जाएंगे, कुआं को कहीं खोदेंगे तो वहां पर पानी की मात्रा बड़ी होगी तो सिंचाई के काम में आएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है भूमि अपरदन यानी मृदा अपरदन, मृदा अपरदन कम हो जाएगा, मृदा अपरदन कम, मृदा अपरदन का मतलब सॉइल इरोशन कम हो जाएगा। कम का मतलब डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो तेज बहता हुआ पानी अगर आएगा तो वो उन तालाबों में, छोटे छोटे तालाबों में जहां हमने डैम बना दिए, क्या बना दिए, डैम बना दिए यानी बांध बना दिए, तो तेज बहता हुआ पानी जो भी होगा वो पानी को ये बांध रोक लेगा। तो इससे क्या होगा, मतलब मृदा अपरदन कम हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड कम हो गई तो मृदा अपरदन अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इसी उत्पादन के मामले में, यानी फसल उत्पादन में जो प्रबंधन करना है किसान को, यानी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करनी है, तो उसमें एक और आता है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न करने की कई विधियां मैंने लिखी हुई हैं, जैसे मिश्रित फसल होती है। मिश्रित फसल में क्या होता है, मतलब दो फसलें बोई जाती हैं। मिश्रित फसल का मतलब हुआ कि दो फसलें बोई जाती हैं। जैसे मान लो हमने गेहूं और चना बो दिया, कंबाइन क्रॉप, कंबाइन क्रॉप।
हमने कंबाइंड क्रॉप में क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलें जब एक ही खेत में उसमें खेत में बोई जाती हैं तो वो मिश्रित फसल कहलाती हैं। जैसे मतलब ज्यादातर ये क्या है, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसल का उत्पादन इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल से उत्पादन हमें प्राप्त हो जाएगा। मूंगफली के साथ ऐसे क्या है, सूरजमुखी भी ले लेते हैं, गेहूं के संग सरसों भी लेते हैं। गेहूं के संग क्या ले ली, सरसों। ऐसे ही सोयाबीन, ये मिश्रित फसल हो गई तो सोयाबीन के साथ क्या ले लिया, मूंगफली के साथ सोयाबीन, मूंगफली यानी ग्राउंड नट, मूंगफली। तो ये दो फसल जब होती है तो वो मिश्रित फसल कहलाती है। कौन कौन सी, जैसे व्हीट प्लस ग्राम यानी चना, ऐसे व्हीट प्लस मस्टर्ड, और ये सोयाबीन यानी सनफ्लावर और प्लस ग्राउंडनट। ये अब दो फसलें जब हो गई एक ही खेत में, दो फसल अगर हम पैदावार कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब क्या है कि मतलब नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, फसल नष्ट हो जाने पर फसल के उत्पादन की आशा बनी रहती है। अगर एक फसल नष्ट भी हो गई तो दूसरी फसल उत्पादित होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दूसरी फसल से पैदावार हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा इसी में आता है अंतरा फसलीकरण, यानी दो या दो से अधिक फसलों को, यानी इंटरक्रॉपिंग, इसमें बोएंगे तो सही, ये इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले ही दिन जब ये चैप्टर शुरू किया था तब ये इंटरक्रॉपिंग यानी अंतरा फसलीकरण के बारे में बता दिया था। वहां पर मतलब क्या बताया था कि मतलब जैसे कोई ग्राउंड होता है, जैसे खेत है, फील्ड है तुम्हारा, तो वहां पर बेड्स बनाई जाती हैं यानी क्यारियां बनाई जाती हैं, और उन क्यारियों में अल्टरनेट रूप से यहाँ पर एक फसल होगी, यहाँ पर दूसरी फसल, अब तीसरी पंक्ति में जो आएगी वो पहले वाली फसल ही आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट में दूसरी पंक्ति वाली फसल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यानी कि कहना चाहिए सोयाबीन के साथ मक्का ले लेते हैं, सोयाबीन यहां पहली पंक्ति में सोयाबीन और दूसरी पंक्ति में जो है मेज यानी मक्का, फिर ऐसी बाजरा और लोबिया भी ले सकते हैं, बाजरा मिलेट प्लस लोबिया, ये फसलें भी इसके हम चुनाव कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, एक वैज्ञानिक तरीके से अगर पहली बैच में, पहली क्यारी में हमने सोयाबीन को उगाया है तो दूसरी में मक्का, तीसरी में फिर सोयाबीन, पांचवी में सोयाबीन, सातवीं में सोयाबीन, क्योंकि अलग अलग क्यारियां बनाई जाती हैं। अगर हम बाजरा और लोबिया को लेते हैं तो पहली पंक्ति में बाजरा, दूसरी में लोबिया, फिर बाजरा, फिर लोबिया, फिर बाजरा और लोबिया, ये क्रम से उन बैट्स में, उन क्यारियों में बोते हुए चले जाते हैं, जिससे फसल का उत्पादन सही हो जाता है। तो इस इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही खेत में और किसी पैटर्न के अनुसार हम उगाते हैं। जैसे मतलब मैंने उदाहरण क्या दिए थे, दो उदाहरण लिखे हुए हैं, सोयाबीन के संग मक्का और बाजरा के संग लोबिया। लेकिन फसल का चुनाव हम इस प्रकार से करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। पोषक तत्व के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था, यानी जो खाद होती है, फर्टिलाइजर होती है, तो किसकी मतलब फसल का चुनाव हम इस
पोषक तत्वों की भिन्न मात्रा। अब ये पोषक तत्व मैंने जो बताए थे वो मतलब तुम्हें दो बताए थे, एक फर्टिलाइजर और दूसरा बताया था मैंने मैन्योर। यानी हरी खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुए वाली वर्मी कंपोस्ट खाद, ये विभिन्न प्रकार की खाद जो आती हैं वो पोषक तत्वों में आती हैं। और मैंने डिटेल में जो है फर्टिलाइजर के बारे में बताया था। तो मतलब इस तरह से हम जो है विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। तो पोषक तत्वों का मतलब इससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो अधिक से अधिक उपयोग कर लेगा। अब इसी विधि के द्वारा क्या होता है, पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है और दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। मैंने इसमें एक खास बात बताई कि इन पोषक तत्वों का अधिक से अधिक उपयोग होता है और इस विधि के द्वारा क्या होता है, इस विधि में सबसे बड़ी बात है पीड़क व रोगों को, पेस्ट्स और डिजीज एक प्रकार के सभी फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। यानी कोई पेस्ट यानी पीड़कनाशी, पीड़क या कोई डिजीज हो गई है, रोग, तो हम अगर मान लो ये हमारे सोयाबीन में लग गई तो उसकी पंक्ति दूर है तो दूसरी पंक्ति सेव हो जाएगी, वो इसी पंक्ति को केवल खराब करेगी। वो पेस्ट जो है वो इस फसल में कारगर नहीं होंगे। तो जो पीड़क होते हैं अथवा रोग से पीड़ित होते हैं उन पौधों के द्वारा दूसरे मतलब पौधे सेफ रहते हैं, सुरक्षित होते हैं। इस तरह से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक आता है फसल चक्र, तीसरा क्या बताया था, फसल चक्र यानी क्रॉप साइकिल। इसमें क्या होता है कि मतलब निर्दिष्ट पैटर्न के अनुसार फसल को बोते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन पर प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। यानी ये क्या है, फसल चक्र का मतलब है क्रॉप रोटेशन। एक विशेष बात यहां पर यह है कि अगर हमने इस बार ये फसल बो दी तो अगली बार वो फसल न बोए। एक फैमिली लेग्यूमिनेसी यानी फलीदार पौधों की जड़ें जो होती हैं ज्यादातर पल्सेस में आती हैं, जैसे सोयाबीन है, मटर है, सेम है, रचका है। ये मतलब फसलों को अगर बोते हैं तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। यानी एक फसल अगर खरीफ की बो दी तो खरीफ की फसलों के बाद हम ऐसी फसल बोएं जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसमें क्या हुआ कि किसी खेत में क्रमवार खेत में क्रमवार का मतलब रोटेशन से ले लें। किसी भी खेत में जो है क्रमवार फसल, क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम के अनुसार फसल को बोना ही हमारा वो क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। यानी निश्चित क्रम से अगर हम फसलों को बोते रहेंगे तो पूर्व नियोजित ये बात पहले से ही प्लान कर ली जाती है। इसमें क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन समझ लो, किसी खेत में क्रमवार
प्री प्लान पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को ही हम फसल चक्र कहते हैं। अब ये जो फसलें बोई जाएंगी वो एक मैच्योरिटी पीरियड यानी परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल को मिश्रित के लिए एक फसल चक्र अपनाया जाता है। यानी परिपक्वन काल का मतलब हुआ कि कोई फसल पहले उगाती है और कोई फसल बाद को उगती है। तो हम ये कह सकते हैं परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसलों का चुनाव किया जाता है और इस सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि एक फसल के बाद जो है दूसरी फसल नमी व सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। नमी व सिंचाई की उपलब्धता पर तो नमी ये भी देखते हैं कि किस फसल को जो है नमी व पानी की जरूरत किसमें फसल चक्र में यानी क्रॉप रोटेशन में। ये वाली चीज जो है वो किसमें आ जाएगी क्रॉप रोटेशन में आएगी। यानी फसल चक्र को जब हम फसलों के उत्पादन के लिए बीज को बोते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि मतलब जो है यदि एक फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाता है तो मतलब एक साल में हम 2 या 3 फसलों से हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 बातें ध्यान रखना, एक फसल चक्र की परिभाषा यानी किसी खेत में सीरियल ऑर्डर में पहले से नियोजित यानी किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द मैच्योरिटी पीरियड। अब फसल चक्र में कभी भी बोएंगे तो ये किस किस बात के ऊपर निर्भर करता है, एक परिपक्वन काल के आधार पर। नंबर 2 किसमें होता है कि कटाई के बाद कौन सी फसल उगनी चाहिए, ये पूर्व प्लान रहता है। हम फसल को काट लिया तो खेत जो तैयार करेंगे उसमें कौन सी फसल बोएंगे। और तीसरी बात यह है नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर डिपेंड करती है। यानी इस भूमि में कितनी नमी है या इस फसल बोने से हमें कितने पानी की जरूरत है, सिंचाई की आवश्यकता है, ये उसकी उपलब्धता यानी जरूरत पर निर्भर करता है। और अगर इस फसल चक्र को हम अपनाएं तो ये फसल चक्र जो उत्पन्न होगा वो 2-3 फसलों में ही यानी एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अब एक आता है फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये लास्ट पॉइंट है किसका, प्रोडक्शन करने का। यानी हम क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है मतलब फसल सुरक्षा प्रबंधन यानी प्रोटेक्शन, फसल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा से है, प्रोटेक्शन क्या मतलब है, सुरक्षा। फसल सुरक्षा प्रबंधन। देखो हमने मतलब उसको उत्पादन का प्रबंधन तो कर लिया लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, फसल की सुरक्षा कैसे हो। अब यहाँ सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, फसल सुरक्षा प्रबंधन ये लिखा हुआ है तो इसमें मतलब क्या है, देखो फसलों पे बहुत से प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, पीड़क खांसी भी लगते हैं, यानी उनको बीजों को खोखला कर देते हैं तो वो मार्केट में वैल्यू उनकी कम हो जाती है, उत्पादन भी कम हो जाता है और वजन भी कम हो जाता है। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन में मतलब हम जो है ज्यादातर वीड्स आती हैं, क्या आती हैं, वीड्स। यानी पहला कारण हम ये दे सकते हैं खरपतवार जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खरपतवार जो होते हैं वो खराब करते हैं। तो खेतों में फसल जो है कौन कौन खराब करता है, खरपतवार, कीट, पीड़क और रोग।
कौन कौन खराब करेगा? एक खरपतवार, खरपतवार। दूसरे क्या है? पीड़क। और तीसरा क्या है? कीट। ये फसल के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर हैं, यानी इन किन कारणों से। और चौथा क्या है? विभिन्न प्रकार के रोग, यानी वीड्स, पीड़क, पेस्ट्स और इंसेक्ट और डिजीज, ये फसलों पर प्रभाव डालते हैं। हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें उस खड़ी खेत में खड़ी हुई फसल में सुरक्षा चाहिए, तभी बचेगी। लेकिन सुरक्षा मेन किस किस से होती है? मेन सुरक्षा जो होती है वो जो होती है खरपतवार, पीड़क, कीट और रोग से होती है। जैसे मतलब खरपतवार का मतलब समझो, अनवांटेड प्लांट्स, यानी हम नहीं चाहते हैं कि हमने गेहूं बोया है उसके संग में दूसरा पौधा कोई उगाए। अब दूसरा पौधा अगर उगाया खेत में तो वो जो है मतलब पहले जो मुख्य फसल है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो इसमें खरपतवार जो होती है वो कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। अब अनावश्यक पौधों में यानी जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो उगाते हैं। जैसे मान लो पहले मैं खरपतवार की बात कर रहा हूं, जैसे गोगरू यानी जेंथियम, ये गोगरू है। एक गाजर घास है, कौन सी है? गाजर घास। ये खरपतवार का काम करते हैं, गाजर घास। और तीसरा है मोथा, मोथा। अब ये क्या है? गोगरू, जेंथियम, यानी इसे क्या कहते हैं? जेंथियम। गाजर घास जो होती है वो पार्थेनियम, और ये होता है साइपरनियस। ये फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो मतलब रोडेंट्स भी आते हैं, यानी फसल का जो सुरक्षा हम करेंगे वो खरपतवार से भी करेंगे, पीड़क से भी करेंगे, यानी पेस्ट, कीट, इंसेक्ट और रोगों से प्रभावित होते हैं उन पौधों से भी हम सुरक्षा करते हैं। ये जो मैंने पौधे लिखे हैं ये एक प्रकार से खरपतवार के उदाहरण हैं, यानी जो अनएक्सपेक्टेड पौधे फसल के साथ उगाते हैं वो खरपतवार कहते हैं। इसमें कंपटीशन होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर गेहूं बोया, क्या बोया? गेहूं। अब ये गाजर घास जो है उकर के आ रही है, तो ये खरपतवार का काम करेंगे। और ये कंपटीशन किससे करेंगे? कंपीट करेंगे पोषकों से। मतलब गेहूं के लिए जो पोषक पदार्थ चाहिए वो ये गाजर घास अगर ले लेगी तो इसके लिए वो पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होंगे। और ये बढ़ते भी इसकी अपेक्षा। मेन फसल हमारी क्या है? गेहूं। तो गेहूं के पौधे से पहले ये इतने खा पी कर यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर बड़े हो जाते हैं कि उस पेड़ पर मतलब छाया भी कर देते हैं, शेड। तो उसे जो है मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। यानी खरपतवार जो है जो खेती के लायक भूमि है उसमें
पार्थेनियम, मोथा, साइलेनस रोटेंडस, साइलेनस रोटेंडम। अब ये खरपतवार में जो लड़ाइयां होती हैं वो एक तरह से समझ लो रोटी कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर जो जैसा मानवों में कंपटीशन होता है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, खरपतवार में जो संघर्ष होता है वो भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? भोजन, प्रकाश, किसके लिए संघर्ष होगा? भोजन और ये प्रकाश, इन दो के लिए संघर्ष होगा उसमें ज्यादातर। किसमें होगा? भोजन, प्रकाश और स्थान, इन तीन के लिए संघर्ष करते हैं जैसा बताया मैंने। भोजन का मतलब जैसे खरपतवार का पौधा अगर यहाँ उगाया तो ये गेहूं के हिस्से का जो पोषक तत्व जमीन में मिले हुए हैं तो ये खरपतवार पहले ग्रहण कर लेगा। स्थान यानी जगह, मैंने बताया कि ये पौधे खरपतवार के जो होते हैं ग्रोथ इनमें जल्दी होती है। एक बताया था मैंने प्रकाश, प्रकाश का कारण यही है कि खरपतवार, जब खरपतवार के पौधे यानी बीट्स के पौधे जब जल्दी बड़े होंगे तो उसमें क्या होगा? वो छाया कर लेंगे ऊपर, और उससे मतलब जो है उसमें प्लांट यानी गेहूं हमने बोया उसमें छाया आ जाएगी, और छाया जब आ जाएगी तो क्या होगा कि उस पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, नहीं मिलेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है उसको भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। अब आता है जैसे मैंने कीट या पीड़क के बारे में बताऊं, इनमें तीन कारण होते हैं। किसमें होते हैं? अगर किसी पौधे रोगी हो जाता है या कीट लग जाते हैं तो उनमें तीन प्रकार के कारण बनते हैं। तो तीन प्रकार के जो कारण बनते हैं वो है मूल, तने, पत्ती को काट लेते हैं। मूल, तने व पत्ती को काट लेते हैं, यानी काट देते हैं, काट देते हैं। पहला कारण ये है, किस किस के लिए है? ये पीड़क के लिए है और कीट के लिए। तीन कारण होते हैं इसके, 3 कॉजेस। ये रोडेंट्स जितने भी आते हैं वो इसका कारण बनते हैं। दूसरा जो है उसका कोशिकीय रस को मतलब ग्रहण कर लेते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। कोशिका के अंदर जो रस पाया जाता है उसको ये चूस लेते हैं। जैसे कीड़े वगैरह बैठ जाते हैं तो वो अपने कीट के मतलब सूंड के द्वारा, ट्रंक के द्वारा ये सारा मटेरियल चूस लिया जाता है। और ये तने तथा फल में छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं। काना फल जिसे कहते हैं, कीड़ा लगा हुआ फल कहते हैं जैसे, तो यही कारण है कि मतलब ये जो है उसमें छिद्र कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये तीन तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है और फसल भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है मतलब आगे के बात और बताऊंगा। एक पॉइंट और सुन लो। चलो आगे के पीरियड में बताऊंगा कि पौधे में रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलते हैं, कवक के द्वारा भी फैलते हैं और वायरस के भी द्वारा फैलते हैं। पौधों में रोग जो है किसके द्वारा फैलते हैं? हाँ, बैक्टीरिया, कवक और वायरस, ये रोग जो फैलते हैं
इसके बाद मैं नेक्स्ट पीरियड में यही नेक्स्ट वीडियो में इसी बात को बताने की कोशिश करूंगा कि फसल सुरक्षा प्रबंधन के लिए हमें 3 बातें बताई थी। ये बातें मतलब जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।